नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दिल्ली में इस समय जो मौसम के हाल हैं वो कुछ यूं है कि दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है। शामें गुलाबी सर्दी से भर गई हैं, सुबह भी गुलाबी सर्दी है। लेकिन अगर दिल्ली की सियासत की बात करें तो राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, सियासी पारा गर्म है। कारण संभवतः आप सभी जानते होंगे। कारण है दिल्ली सरकार द्वारा पेश और जो आज स्थगित है दिल्ली की नई शराब नीति, जिसमें एक के साथ एक दारू की बोतल दिल्ली की आम जनता और युवाओं को फ्री में दी जा रही थी सरकार की तरफ से। उपराज्यपाल ने जांच की अनुशंसा की, सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आलम यह है कि देश की राजनीति और भारत, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उसमें पहली बार होगा कि संभवतः एक राज्य के मुख्यमंत्री की जो दिवाली है वो जेल में बीते। ईडी लगातार नई शराब नीति में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, समानांतर सीबीआई भी जांच कर रही है। नई शराब नीति की जांच में अभी तक केजरीवाल साहब के 2 जवाहरत, 2 नगीने जेल में पहुंच गए हैं। पहले व्यक्ति का नाम है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के कथित रूप से शिक्षा क्रांति के पुरोधा मनीष सिसोदिया का, और दूसरे नायाब हीरे का नाम है आम आदमी पार्टी के बहुचर्चित चेहरे, जो अपने कई बार विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, अपने उस नारे की वजह से भी चर्चा में रहते हैं जिसकी वजह से राज्यसभा से उनका अनिश्चितकालीन तक निलंबन हो गया। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, जिन्होंने ये नारा दिया था इस देश की राजनीति को और खास तौर पर विपक्षी दलों को कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। इस साल के शुरुआत में 9 मार्च संभवतः मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया और 4 अक्टूबर अभी बीते ही दिनों संजय सिंह को शाम को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया लगभग 270 दिनों से जेल में है। लोअर कोर्ट से लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा उन्होंने खटखटाया जमानत के लिए, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। लग ऐसा रहा है कि जो केजरीवाल सरकार और जो आप यानी आम आदमी पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि हम, और कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार नेता है, वो शायद इस बात को कोर्ट में स्टैब्लिश करने में अपने वकीलों के द्वारा शायद नाकाम रहे। तभी माननीय न्यायालयों ने, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, कल का फैसला इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के वकील, केजरीवाल सरकार के वकील इस बात को स्टैब्लिश नहीं कर पाए कोर्ट में कि सिसोदिया का कोई लेना देना नहीं है जो कथित घोटाला नई शराब नीति की वजह से निकलकर आ रहा है। देश ने इसी दौर में पहली बार ये देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत याचिका के फैसले को सुरक्षित रखा। ये भी इस देश में पहली बार हुआ। फैसले को सुरक्षित रखा और जब 30 अक्टूबर को अपना फैसला दिया माननीय न्यायाधीश महोदय संजीव खन्ना की बेंच ने, तो कहा कि कई मसलों पर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन
338 करोड़ के मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की स्थिति संदिग्ध दिखती है, जिसकी वजह से हम ये जमानत याचिका रद्द कर रहे हैं। और दोनों ही जमानत याचिका की दलीलें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल रद्द कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि माननीय न्यायालय ने यह कहा जांच एजेंसियों को आदेश दिया कि आप 6 से 8 महीने में अपनी जांच पूरी कीजिए, और अगर सिसोदिया और उनके वकीलों को लगता है कि जांच की रफ्तार तय स्थिति से धीमी है तो फिर 3 महीने के बाद आप हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं, जमानत के लिए हमारा दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब बात ये कि नई शराब नीति जो 2021 में लागू हुई, जिसको सितंबर 2022 में मौजूदा केजरीवाल सरकार ने स्थगित कर दी, ऐसा क्यों? अगर शराब नीति में गड़बड़ था तो गली चौराहे, मंदिर के बगल में, सोसाइटी के बगल में, लोगों के निवास स्थानों के बगल में हर जगह धड़ल्ले से शराब की दुकानें खुली क्यों? एक के साथ एक शराब की बोतलें बांटी क्यों गई? दिल्ली के युवाओं को नशे में डुबोया क्यों गया? अगर गड़बड़ था, और अगर गड़बड़ नहीं थी इस नीति में, तो इसे विड्रॉ क्यों किया गया? ये दोनों ही सवाल पिछले साल से अभी तक, वर्तमान समय तक बदस्तूर बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और सरकार के द्वारा हमेशा से यही कहा गया कि राजस्व बढ़ाने का ये एक तरीका था और बेहतर तरीका था, लेकिन ईडी की रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि पुरानी शराब नीति के बनिस्बत नई शराब नीति से राजस्व में नुकसान हुआ है। तो सवाल है कि नई शराब नीति बेहतर थी तो उसे वापस क्यों लिया गया, स्थगित क्यों किया गया, और नहीं बेहतर थी तो किसके कहने पर, किसके बहकावे में, किसके प्रभाव में इस पूरी नीति को दिल्ली वालों पर थोपा गया? ये दोनों ही सवाल हैं जिसका साफ जवाब जनता चाहती है सरकार से। जितना हम केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की राजनीति को जानते हैं, अभी तक देखा है, तो यह वह पार्टी है जो आंदोलन से आई, 2012 में इसका उदय हुआ, जुझारू पार्टी, लड़ने वाली, सड़कों पर लड़ने वाली पार्टी। तो अगर सवाल यह है कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होती तो अरविंद केजरीवाल कभी भी इस पूरी नीति को विड्रॉ नहीं करते, स्थगित नहीं करते। क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर लगने लगा था कि नई शराब नीति में जो जांच हो रही है उसकी जद में घर के कई लोग आने वाले हैं? क्या ये डर केजरीवाल सरकार को लगने लगा था, आम आदमी पार्टी को लगने लगा था, इसीलिए इस नई शराब नीति को आनन फानन में स्थगित किया गया? कल जब मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जमानत पर, तो ईडी के भी हौसले संभवतः बुलंद हुए, जिसके बाद रात को ही ईडी ने केजरीवाल साहब को कह दिया कि आप भी आइए हमारे पास, थोड़ी बातचीत आपसे भी करनी है, और पूछताछ के लिए 2 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी कि आइए आप मिलिए हमसे, आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, सरकार के प्रमुख हैं, पार्टी के मुखिया हैं, तो आपसे भी बातचीत होनी चाहिए। इससे पहले भी इसी शराब नीति के मसले पर सीबीआई ने दिल्ली के छोटे सरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 9 घंटे तक पूछताछ के लिए बिठाया और 56 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई। लेकिन भारत, या यूं कह लीजिए इंडिया, या यूं कह लीजिए इंडिया डेट इज भारत, चुनावी साल में ये सवाल भी अपने आप में समानांतर चुनावी मुद्दों के साथ और कई मुद्दों के साथ चल रहा है। इसलिए भारत या इंडिया, जिसे देश के लोकतंत्र या विश्व के लोकतंत्र
की जननी कहा जाता है, पिछले 4 दशकों में देखा गया है कि इस देश की राजनीति में कारोबारी वर्ग का दखल बढ़ा है। यहां पर कोई भी दल छूट नहीं सकता। सभी दलों में कारोबारी वर्ग का अपना हस्तक्षेप है, अपने निजी हित हैं उनके, और राजनीतिक दलों के भी अपने निजी हित हैं। इसलिए पिछले 4 दशकों में कारोबारी वर्ग का हस्तक्षेप राजनीतिक दलों में बढ़ा है, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों के फैसले अर्थनीति की तरफ ज्यादा केंद्रित दिखते हैं बनिस्पत जन कल्याणकारी योजनाओं के। जब एक कारोबारी आपके दल में पैसा लगाएगा तो वो चाहेगा कि आप उसको भी फायदा दें। ये दोस्ती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं। ये भी आम जनता को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए फैसले आज की राजनीति में जनता के लिए कम और व्यापारी वर्ग, कारोबारी वर्ग के लिए ज्यादा केंद्रित हो रहे हैं। जनता के टैक्सेस कम माफ होते हैं, कॉरपोरेट के टैक्सेस लगातार कम किए जाते हैं। जनता के कर्ज कम माफ होते हैं, कॉरपोरेट के कर्ज बेहतर रूप से माफ होते हैं। तो ये भी इस पूरी नई शराब नीति का अहम पहलू है। अब आप एक बात को और समझिए, कोई भी सरकार हो, हम अपने आसपास भी देखते हैं, किसी भी सरकार में कोई भी ठेका दिया जाता है, चाहे वो रोड का ठेका हो, पुल का ठेका हो, मकान का ठेका हो, तो किसी एक व्यापारी वर्ग या कुछ व्यापारी वर्ग या कुछ व्यापारियों के समूह या कारोबारी समूह को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये इस देश की राजनीति का काला स्याह सच है, जो दिल्ली में भी देखा गया। चाहे हम समीर महेंद्रू का बयान ले लें, जो बहुत बड़ा दारू का कारोबारी है, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, सभी के बयान लें, और ये जो फायदा है वो एक तरफा नहीं होता, ये दो तरफा फायदा है। मैंने पहले ही जिक्र किया कि ये जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब किसी एक कारोबारी समूह, चंद कारोबारी समूहों या कुछ कारोबारियों को बेहतर या मलाईदार ठेके दिए जाते हैं तो उनका तो फायदा होता ही है। जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है वह सरकार भी उन ठेकेदारों, उन सेठों से ये उम्मीद लगाए रहती है कि हमारे दल के चंदे में भी इजाफा होगा। यही कारण है कि ठेके देने के समय, नीतियां लागू करने के समय जनता के कल्याण से ज्यादा कारोबारियों के कल्याण पर सरकारों का ध्यान होता है। वो भी इसी गांधी के देश में, जिनका ये कहना था कि सरकारें जब नीति लागू करें तो समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को ध्यान में रखकर। खैर, गांधी और उनके विचार अब इस देश में शायद पुराने हो चले हैं या चुनावी हो चले हैं। इसको इस तरह उदाहरण से समझिए कि महाराष्ट्र में MMRD ने एक अध्यादेश निकाला और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट पर जो ठेकेदारों के द्वारा पैसा खर्च किया जाना होता है उसको माफ कर दिया, जिससे अनुमान यह है कि सरकारी राजस्व को कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये एक अनुमान है, और ऐसा हम नहीं कह रहे। अगर आप महाराष्ट्र के मराठी अखबार खोलेंगे तो वहां पर लगातार यह लिखा जा रहा है। और जब हम MMRD के इस अध्यादेश की बात कर रहे हैं तो वो ठेका भी, वो एयरपोर्ट के डेवलपमेंट्स का ठेका भी अडानी सेठ के पास था। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अडानी सेठ की कई कंपनियों को इसमें फायदा पहुंचा और 3 से 4 लाख करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ। लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं है कि एक खास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कथित रूप से उसको इस कारोबारी समूह के द्वारा चंदा ना दिया गया हो?
क्या ये मुमकिन नहीं है, या ये अनुमान लगाया जा सकता है? आप तय कीजिए कि एक कारोबारी वर्ग का 3 से 4 लाख करोड़ रुपया बचता है तो क्या वह किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा ही मेरे अनुमान से। तो हो सकता है कि ये चंदा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से भी दिया गया होगा, और आज के दौर में दिया जाता है। कल ही केंद्र ने कहा कि राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसके सोर्स क्या है ये जनता को नहीं बताया जा सकता। जिस जनता और जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वह दल सत्ता में बैठकर सरकारें चलाते हैं और ये कस्में खाते हैं कि जनता और जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता का भविष्य और वर्तमान दोनों को बदलेंगे, लेकिन वह राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन अपने ही दल में वह पारदर्शिता नहीं चाहते। ये समझिए इस देश की राजनीति का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो क्या केजरीवाल सरकार से यही गलती हुई कि उन्होंने जो नई शराब नीति से आने वाला मुनाफा कमाया उसका चंदा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से नहीं लिया, जिसकी वजह से यह मनी ट्रेल पकड़ा जा रहा है। कई दावे यह भी किए गए कि जो नई शराब नीति से पैसा आया उसको कई राज्यों के चुनावों में खर्च किया गया। वह राज्य तटीय भी थे और पहाड़ी भी थे। लेकिन इस सभी हंगामे के बीच एक बात और है कि एक खास पार्टी के प्रवक्ता बैठकर प्रेस वार्ता कर केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या उनके पास ये नैतिक अधिकार है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अब आप तय कीजिए, क्योंकि उनके दल में कई ऐसे नेता हैं जो ईडी की जांच के दायरे में है, जिनकी संपत्तियों को भी ईडी ने अटैच किया, वो भी 1400 करोड़ की संपत्तियों को। लेकिन ऐसे नेता आज उस दल की सरकारों में मंत्री भी हैं और रुआबदार नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। ये नेता बंगाल में भी हैं, ये नेता असम में भी हैं, ये नेता महाराष्ट्र में भी हैं। तो क्या एक खास पार्टी का चोगा ओढ़ लेने से ईडी से आपका बचाव संभव है? तो क्या आम आदमी पार्टी मजबूरन एक खास दल में विलय कर जाएगी या गठबंधन का हिस्सा हो जाएगी? यह भी सवाल है। लेकिन उस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसमें खुद ऐसे लोग हैं जो ईडी के जांच के दायरे में है, उनका केजरीवाल से इस्तीफा मांगना कितना न्याय संगत है, यह उस दल को सोचने की जरूरत है। ये पूरा जो केस है नई शराब नीति और ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, 3 लोगों के बयानों पर आधारित है। समीर महेंद्रू, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, बहुत बड़ा शराब का कारोबारी है। उसके बाद अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा। लेकिन क्या बयानों के आधार पर लगभग 300 दिनों तक किसी को हवालात में रखना, किसी को जेल में रखना न्याय संगत है? क्या ईडी ने उन गवाहों के बयानों को आधार बनाकर या मानकर उसकी जांच की और अभी तक किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ या फिजिकल प्रूफ जमा करने में कितनी कामयाब हुई? अगर हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट ये ना बोलता कि कई मसलों में हम संतुष्ट नहीं है आपसे, आप जो जांच कर रहे हैं उससे। तो कब तक ईडी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के रूप में फिजिकल प्रूफ कोर्ट के सामने पेश कर पाएगी? आने वाले 6 से 8 महीनों में ईडी क्या कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अगर देश की राजनीति में सिर्फ बयानों को आधार बनाकर नेताओं को जेल में डालने की परंपरा शुरू हुई तो माफ कीजिएगा दर्शकों, इस देश की जेलों में सिर्फ मार्शल बचेंगे, नेता नहीं। देश की संसद से लेकर विधानमंडल तक सब खाली हो जाएगा, सिर्फ कुर्सियां और उसके इर्द गिर्द मार्शल होंगे। लेकिन केजरीवाल साहब को ईडी गिरफ्तार करती है तो सवाल उठेंगे
कि आखिर ऐसी क्या परेशानी थी कि चुनावों के बीच में एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय संयोजक के ऊपर इतना दबाव बना दिया गया कि उनके कई दिग्गज नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कहीं ये ना हो, लोग ये ना कहने लगे कि एक चींटी ने हाथी से तांडव करा दिया तो हाथियों के झुंड ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि अब हम सूंड में पानी भरकर चींटियों के बिल को तबाह कर देंगे। ये लेकिन खास तौर पर कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनती भी जा रही है। अगर 2 नवंबर को केजरीवाल या 2 नवंबर से आगे 3-4 दिन बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो इस देश के राजनीतिक इतिहास में ये नजीर बन जाएगा और ईडी के इतिहास में गौरवशाली पल माफ कीजिएगा या राजनीतिक दबाव का पल बन जाएगा कि एक मौजूदा सिटिंग मुख्यमंत्री को किसी देश की जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। इस देश में ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन वह मुख्यमंत्री जब पूर्व हो गए हैं तब गिरफ्तार हुए। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के मुखिया, उनको आज जमानत मिली, इंतरिम बेल मिली मेडिकल ग्राउंड्स पर। लालू यादव बिहार से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बिहार से, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा झारखंड पड़ोसी राज्य, पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता दक्षिण से आती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, ये सभी जेल में रहे हैं। लेकिन पूर्व होने के बाद अरविंद केजरीवाल मेरे अनुमान से पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए जेल में जाएंगे। अच्छा, आधार क्या बना सकती है ईडी? शायद ईडी कोर्ट में यह कहे जब केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया जाए कि केजरीवाल साहब आपके मुखिया और सरकार के प्रमुख थे, तो बिना उनकी रजामंदी, बिना उनके संज्ञान के ये घोटाले वाली नई शराब नीति लागू नहीं हो सकती और इसमें ये मनी ट्रेल, इतनी बड़ी 338 करोड़ की मनी ट्रेल हो नहीं सकती, जो हमारी समझ से ईडी एक आधार बना सकती है। तो आने वाली जो 2 नवंबर है, यानी 2 दिन बाद, केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। हो ये भी सकता है कि जिस दिन संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन शायद केजरीवाल साहब के जेल में डालने की, कि उनको किस आधार पर जेल में डाला जाए, उसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी। तो क्या 2 नवंबर की पूछताछ का समन, गिरफ्तारी, समझिएगा, 2 नवंबर की पूछताछ का समन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली फिल्म का मुहूर्त शॉट है? अब आप विवेचना कीजिए कि इस नई शराब नीति में कौन कौन है दागदार और किसके दामन पर लगे हैं दाग। क्योंकि देश की राजनीति, भारत की राजनीति कर्मयोग के लिए विख्यात थी, लेकिन आज के हमारे राजनेताओं ने, उनके कृत्यों ने, कारोबारी वर्गों के हस्तक्षेप ने इस देश की राजनीति को भोग की राजनीति बना दिया है। आज के विश्लेषण में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। हाँ, एक बात और दर्शकों, आज हम एक और प्रोग्राम लाने वाले हैं, उसमें हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के प्रोटोकॉल्स क्या हैं। तो वो आज ही आप दर्शकों के लिए हम लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए हम लोगों के साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।